1 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। आदाब। इनकम सेविंग्स इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं फरीना खान। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात एनएसई की नई गाइडलाइंस की। जी हां, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी एनएसई भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें 31 दिसंबर 2024 तक 2671 कंपनीज लिस्टेड हैं। खास बात यह है कि इसने हाल ही में नई गाइडलाइंस जारी की हैं। तो क्या है वो गाइडलाइंस और किस तरह के इन्वेस्टर्स पर क्या होगा इसका असर, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ स्टॉक एक्सचेंज एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह हैं और जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रोफेसर नौशाद मलिक हैं। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में इस्तकबाल है। सबसे पहला सवाल सर मेरा प्रोफेसर नौशाद से है। सर, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को एनएसई का मतलब क्या है, एनएसई क्या है और एनएसई का क्या रोल रहता है वो समझा दीजिए। एनएसई एक्चुअली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। ये बीएसई, पहले तो बीएसई आया था और बीएसई के बाद बहुत सारे जो इरेगुलरिटीज़ मार्केट में हो रहे थे और ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए जो है एनएसई को खोला गया था और इसमें टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ किया गया, जिससे ट्रांसपेरेंसी आए और लोगों को कॉन्फिडेंस हो, मार्केट मैकेनिज्म्स प्ले करे और सही प्राइस पे और सही तरह से मार्केट में बिजनेस हो सके। इसकी वजह से एनएसई लाया गया था। और एनएसई क्योंकि पहले पेपर ट्रेडिंग होता था, अब टेक्नोलॉजी को करके बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड वे में इसे लाया गया ताकि ज़्यादा अच्छे से अच्छे लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और एक मैकेनिज्म क्रिएट हो और इंटरनेशनल रिपोर्टेशन भी इंडिया का बने कि हम एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस क्रिएट कर रहे और डिजिटल इकोनॉमी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आए, इन्वेस्टमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी हो और लोगों को फ़ायदा भी हो। बिल्कुल। डॉक्टर रवि, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जिस तरह से सर ने बताया कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और या फिर फेयरनेस को इंश्योर करने के लिए ओवरऑल अगर हम एनएसई का रोल देखें, किस तरह से जो मार्केट की जो स्टेबिलिटी होती है उसके अंदर कैसे वो एक ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करता है या फिर फेयरनेस को इंश्योर करता है, और एक ओवरऑल रोल छोटे इन्वेस्टर्स के लिए अगर हम देखें, मंझोले कारोबारियों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए अगर देखें तो क्या कुछ रहता है? देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड भी कर देता हूँ। प्रोफेसर साहब ने तो एनएसई के बारे में बताया, लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे और जाता हूँ। और देखिए, इस समय भारत में करीब 5 एक्सचेंजेस हैं। 5 एक्सचेंजेस का मतलब है अलग अलग एक्सचेंजेस हैं। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई एक एक्सचेंज है, साथ ही एक एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जिसकी हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तीसरा एक्सचेंज है एमसीएक्स, ये कमोडिटी का एक्सचेंज है। चौथा एक्सचेंज है एनसीडीएक्स और एक और एक्सचेंज है जो कि है आईसीएक्स। अब इन सारे एक्सचेंजेस का सिंपल एक ही पॉइंट है कि जो भी स्टॉक है या कमोडिटी है या करेंसी है, ये इस पे लिस्टेड हैं और इन्वेस्टर के लिए अवेलेबल हैं, या एक ट्रेडर के लिए या एक किसी भी आम आदमी के लिए जो कि उसकी खरीद फरोख्त जो है वो इन एक्सचेंजेस के थ्रू कर सकता है। हम आज बात एनएसई की कर रहे हैं। अब देखिए, एनएसई और बीएसई 2 एक्सचेंजेस मेन एक्सचेंजेस यहाँ पर हैं और ओवरऑल अगर देखा जाए तो 5000 से ज़्यादा कंपनियां जो हैं वो लिस्टेड है, छोटी बड़ी मझोली सभी कंपनियां। कुछ कंपनियां बीएसई पे ज़्यादा लिस्टेड हैं और एनएसई पे थोड़ी कम लिस्टेड हैं। अब आ जाते हैं लिस्ट कंपनी का क्या मतलब है। लिस्ट कंपनी का मतलब यही कि सपोज करिए मैं एक कंपनी शुरू करना चाहता हूं और उस कंपनी के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन ये आता है कि मैं या तो जा करके अपनी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए मुझे जो फंड पैसे की ज़रूरत है उसको मैं जा करके बैंक से ले लूं या किसी से उधार ले लूं। और दूसरा तरीका क्या है, लेकिन वहाँ पर अगर मैं किसी से लेता हूँ या बैंक से लेता हूँ तो मुझे उसमें ईएमआई चुकता करनी पड़ेगी, उसके जो लोन का एक्सपेंशन है वो आपको वहाँ पर उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे दूसरे तरीके पे जाना है तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने कंपनी को एक्सचेंज पे जाता हूँ और वहाँ पर
लिस्ट कराकर आम इन्वेस्टर से पैसे वहाँ पर कलेक्ट करता हूँ, जिसका मुझे ना तो कोई इंटरेस्ट देना है और ना ही कोई, वहाँ पर सिर्फ एक चीज़ है कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस जिस हिसाब से होगी, इन्वेस्टर उस हिसाब से आपकी कंपनी पर बिड करेंगे, आप पर भरोसा दिखाएंगे। ये काम होता है सिंपल एक्सचेंज का। अब इसको इस तरीके से समझें कि अब ये तो बहुत सिंपल तरीका था कि कंपनी ने आके अपने शेयर को लिस्ट करा दिया, एक आम आदमी चाहे वो 100 रुपए की खरीदारी कर रहा हो और चाहे वो 100 करोड़ की खरीदारी कर रहा हो, दोनों के लिए एक्सचेंज बराबर है। एक्सचेंज किसी के लिए ऐसा नहीं कि वो आपको फेवर करेगा या 100 करोड़ वाले को करेगा या 10 रुपए वाले को करेगा, ऐसा नहीं होता है। एक्सचेंज समय समय पर अपनी ट्रांसपेरेंस पॉलिसीज को लेकर आता है, चूंकि ये सारे जितने भी एक्सचेंजेस हैं ये आते हैं अंडर रेगुलेटर ऑफ सेबी। अब सेबी क्या है? सेबी एक गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट की एक शाखा है जो कि पूरे एक्सचेंजेस को रेगुलेट करती है। जैसे बैंक को रेगुलेट करता है आरबीआई, वैसे ही पूरे एक्सचेंज मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी। तो सेबी इन्वेस्टर का ध्यान रखता है समय समय पर कि ऐसे धोखा ना हो। जैसे आजकल आपने देखा होगा आपके मोबाइल पे फ़ोन आता है ना कि जब आप किसी को फ़ोन करते हैं तो आजकल सिंपल रिंगटोन भी आ रही है कि आप किसी फ्रॉड में ना फंसें। कोई कह रहा है कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, कोई कह रहा है कि मैं आपका नंबर बंद हो जाएगा, कोई बोल रहा है कि मैं पुलिस से बोल रहा हूँ। तो इस तरीके की अवेयरनेस प्रोग्राम गवर्नमेंट करती है। इसी के माध्यम से समझें तो सेबी भी एक्सचेंज पर कोई फ्रॉड ना हो, उस ट्रांसपेरेंसी को ध्यान रखती है और वो जो ऑर्डर पास करती है उसको एक्सचेंज को अप्लाई करना पड़ता है। तो ये सिंपल एक तरीका हुआ। अब चूंकि एनएससी और बीएससी दो एक्सचेंजेस हैं, तो यहाँ पर एनएससी अपनी पॉलिसीज़ में, अपनी टेक्नोलॉजी में, जैसा प्रोफेसर साहब ने बताया कि अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर आते हैं, क्योंकि उसमें एक्सपेंस लगता है। तो एक्सचेंजेस इस एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर आते हैं जिससे कि इन्वेस्टर के साथ कोई धोखा ना हो। अब आगे हम और इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि एक्सचेंजेस क्या करते हैं, कंपनियां लिस्टेड कैसे होती हैं, कौन रेगुलेट करता है। ये सारी समझ जो आपके सवाल होंगे उनके जवाब जरूर मिले होंगे। बिल्कुल, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का मकसद फिनेंशियल लिटरेसी है और हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अपने व्यूअर्स को दे सकें। मैं चाहूँगी प्रोफेसर नौशाद से कि आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बीएसई और एनएसई के बीच का फ़र्क बताएं। और क्योंकि लोगों को पता नहीं होता, लोगों को लगता है जो बीएसई है वही एनएसई है और जो कंपनीज बीएसई में लिस्टेड है वही एनएसई में भी लिस्टेड होंगी। मतलब उनको जो एक फ़र्क है उसके बीच का वो नहीं समझ में आता और वो ये नहीं समझ पाते कि आखिर उन दोनों के बीच का क्या फ़र्क है और हमें कहाँ इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, कौन सी कंपनीज हमें वो करनी चाहिए। तो मैं चाहूँगी इनका एक फ़र्क आप बताएं प्रोफेसर नौशाद। ये जब हम बीएससी की बात करते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, उसमें 30 कंपनीज हैं जो कि लिस्टेड हैं और उसमें छोटी कंपनीज हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है छोटे छोटे निवेशक उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और उनका जो है, चूँकि ये पुरानी एक एक्सचेंज है, उनमें पहले जो है ट्रेडिंग जो है हुआ करता था स्टॉक में, वो इट वाज थ्रू जो एजेंट्स ये करते थे और बहुत सारे लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स उसमें कभी कभी आ जाती है। कभी कभी छोटी कंपनी जो हैं वो कंपनी ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं या स्कैम्स हो जाते हैं, जैसे आपके हर्षद मेहता के हुए, आपके केतन पारेख के हुए ना। इन लोगों ने जब एक नया इंफॉर्मेशन और मीडिया में एक इंफॉर्मेशन देके कि उनकी कंपनी बहुत अच्छी कर रही है, विंडो ड्रेसिंग करके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दिखा के, क्योंकि आजकल लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहते हैं, लालच बढ़ने लगा है। तो उसकी वजह से आप सोशल मीडिया पे देखते हैं वो जितनी रील्स निकलती है और वो पेनी स्टॉक्स बताते हैं और उसके झांसे में आके, जैसा कि हमारे फ्रेंड ने भी बताया कि बहुत सारे आप जब मोबाइल देखते हैं तो मोबाइल में इंफॉर्मेशन आती है कि आप सावधान रहें और गलत इंफॉर्मेशन पर न जाएं, क्योंकि झांसा दिया जाता है कि आपको इतना प्रॉफिट हो जाएगा और इतना आपको जो तो आप इसमें इन्वेस्ट करें। तो लेकिन क्या होता है कि शुरू में तो प्राइस बढ़ता जाता है, क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई पे बेस्ड होता है और प्राइस जब बढ़ता जाता है तो लोग इन्वेस्ट करने लगते हैं। जब इन्वेस्ट करने लगते हैं तो जो है जो भी ब्रोकर्स रहते हैं वो उसे बेच देते हैं और उसके साथ दो आपके वो कंपनी के शेयर
नीचे आ जाते हैं बिल्कुल। और उससे बहुत ज़्यादा घाटा हो जाता है। और इसमें जनरल कंज्यूमर्स ज़्यादा फंसते हैं। इस तरह के ये जो स्कैम्स आपके जितने हुए, हर्षद मेहता के हुए या केतन पारीक के हुए, तो इनमें सब ऐसे ही किया गया। या इन्होंने फंड इकट्ठा किया, या तो बैंक से इकट्ठा किया, प्रॉमिसरी नोट से इकट्ठा किया, या झूठे लोन्स लेके के किए, और जब बढ़ गया तो उसको जो है बेच दिया और पूरा मुनाफा ले लिया। तो क्या बिल्कुल, तो इसी ट्रांसपेरेंसी को, इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। आज हमारे जो टॉपिक, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है एनएसई की गाइडलाइंस। तो मैं टॉपिक पर आते हुए मैं डॉक्टर रवि से क्वेश्चन करना चाहूँगी। सर, क्या कुछ एनएसई की नई गाइडलाइंस आई हैं, क्योंकि साल 2025 शुरू हो चुका है, क्या कुछ अब फॉलो करना है और किन चीज़ों का ख्याल रखना है? देखिए, गाइडलाइंस जो एक्सचेंज की आई हैं वो एक तरीके से आम इन्वेस्टर के लिए जो आई हैं वो हित के लिए ही बनाई है। और ख़ास तौर से यहाँ पर जो सेबी के ऑर्डर्स आए, यानी सेबी ने इस चीज़ को, जैसे आप जब भी कोई एक्सचेंज को देखते हैं या कभी आप एक्सचेंज में लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन आती है कि डेरिवेटिव जो लोग ट्रेड करते हैं, यानी जो लोग वायदा बाजार में ट्रेड करते हैं, उनको जो है वो 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। अब जब ये डेटा जब सरकार ने देखा, एक्सचेंज ने देखा, तो उसके बाद उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ में चेंजेस लाए। वो चेंजेस एनएससी में क्या हुए, सबसे पहले एक तो ये चेंज आया कि जो वीकली एक्सपायरी होती थी, अब वीकली एक्सपायरी क्या है पहले मैं उसको समझाता हूँ। जैसे सपोज करिए आप निफ्टी के वायदा बाजार में अगर जाते हैं तो निफ्टी क्या है, निफ्टी एनएससी का एक लिस्टेड इंडेक्स है जिसमें कि 50 कंपनियां लिस्टेड हैं। वो 50 कंपनियां कौन सी हैं? वो 50 कंपनियां, वो टॉप 50 कंपनियां हैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन से सबसे ज़्यादा, यानी कि इन्वेस्टर के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा लिक्विड काउंटर हैं या जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन काउंटर हैं, वो ये इंडेक्स चेंज होता रहता है। 50 कंपनीज ही रहेंगी, लेकिन जो कंपनी बेहतर परफॉर्म करेगी, जो कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ेगा, वही कंपनी इस इंडेक्स में रहेगी। अब इसके वायदा बाजार के भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पहले वायदा बाजार के कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने से 3 महीने के आते थे, लेकिन एक्सचेंजेस ने थोड़ा अपना फ़ायदा देखने के लिए इनके वीकली एक्सपायरी स्टार्ट कर दी। अब वीकली एक्सपायरी जब स्टार्ट करी तो वो बैंक निफ्टी में भी हुई, निफ्टी में भी हो गई, सेंसेक्स में भी हो गई, बैंकेक्स में भी हो गई, और साथ ही आईटी के इंडेक्सेस में भी हो गई, क्योंकि यहाँ पर लालच थोड़ा सा दिखाई दे रहा था। और इसी को जब पूरा का पूरा जब इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा गया तो समझ में आया कि जो ये एक्सपायरी, इससे फ़ायदा नहीं हो रहा, इससे लोगों का नुकसान हो रहा है। जो मंथली एक्सपायरी थी वही ज़्यादा ठीक थी, तो इसीलिए गाइडलाइंस को चेंज किया गया। सारी की सारी जो वीकली एक्सपायरी थी उनको बंद किया गया, और बंद करने के बाद नई गाइडलाइंस में अब निफ्टी के अंदर तो आपको वीकली एक्सपायरी मिलती है, लेकिन बैंक निफ्टी या अदर इंडेक्सेस में आपको वापस से मंथली एक्सपायरी मिलती है, जिससे कि इन्वेस्टर के हित को ध्यान में रखा जाए। और भी कई ऐसे चेंजेस किए गए जो कि इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे गए, और उन्हीं चेंजेस को यहाँ पर आम आदमी के लिए एप्लीकेबल किया गया, जिससे कि किसी का नुकसान ना हो सके। देखिए, सबसे बड़ा है कि स्टॉक मार्केट की समझ लोगों को कम होती है, और लोग सिर्फ, जैसा सर ने बताया कि लोग जो है वो रील देखते हैं या मूवीज़ देखते हैं या उसमें देखते हैं कि एक ही दिन में मैं करोड़पति बन जाऊँ। देखिए, हर आदमी आज चाहता है कि 100 लगाए लाख कमाए, और लाख लगाए तो करोड़ कमाए। ऐसा कुछ नहीं होता स्टॉक मार्केट में, ये सिर्फ हवाबाजी है, धोखाधड़ी है, ऐसा सिर्फ धोखे के साथ हो सकता है। तो इन सब पॉलिसीज़, इन सब जो अफवाहें हैं, उन सबको टाइटनिंग करने के लिए एक्सचेंजेस ने अपनी पॉलिसी में बदलाव किया। और भी जो बदलाव किए उसमें अगर मैं जाता हूं तो आपको समझ में आएगा, जैसे एक्सचेंज ने अपने ऑर्डर लिमिट पे या फिर अपने जो उनकी लाइंस थी, जो कोलो लाइन जिन्हें कहते हैं, उनमें बदलाव किए। तो कई आईटी सेगमेंट से ले करके आम आदमियों के लिए ही फायदेमंद बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। बिल्कुल। तो जब बात आती है कि बीएसई को प्रेफर करें या एनएसई को प्रेफर करें, इन्वेस्टर्स काफ़ी बार इस बात को लेके कंफ्यूज होते हैं। प्रोफेसर नौशाद, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि अगर हमें अपनी प्रेफरेंस चुननी हो, अगर एक इन्वेस्टर को अपनी प्रेफरेंस चूज़ करनी हो, तो बीएसई ज़्यादा चूज़ करते हैं वो, या एनएसई ज़्यादा चूज़ करते हैं? जहाँ तक ट्रांसपेरेंसी की आप बात करते हैं, एनएसई में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है। बीएसई में आज भी चूँकि ज़्यादा एसएमई है, छोटी कंपनीज़ हैं, छोटी कंपनीज़ में अब मैं समझाना चाहूँगा कि 3 तरह की कंपनी होती हैं। एक आपके स्मॉल कैप होती है, जो कि आपके 5,000 करोड़ से नीचे की होती है। मिड कैप होती है, 5,000 से 20,000 करोड़ की होती है,
उसके बाद लार्ज कैप होती है जो 20,000 करोड़ से ज़्यादा की होती है। अब ज़्यादा बीएसई में ज़्यादा कंपनी स्मॉल कैप होती हैं और ज़्यादा ट्रेड होती हैं और ज़्यादा उसमें बैकिंग, क्योंकि लिक्विडिटी जो है उसमें एक्सटेंट ऑफ बिजनेस भी उतना ज़्यादा नहीं रहता है एनएसई के मुताबिक, और उसके अलावा मैनिपुलेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जहां बड़े, जब स्मॉल कैप की आप बात करते हैं उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है, मिड कैप की आप बातें हैं तो उसमें मिड रिस्क रहता है और लार्ज कैप में थोड़ा कम रिस्क होता है। तो इसी की वजह से बट एनएसई में बहुत सारे ट्रांसपेरेंसी होती है बहुत ज़्यादा, बिकॉज वो ट्रेड ज़्यादा के ज़्यादा जो है एक्सटेंट ऑफ ट्रेड ज़्यादा होता है, मैनिपुलेशन के चांसेस कम रहते हैं क्योंकि जो लिक्विडिटी भी इजीली होती है। अब कभी कभी बीएसई में लिक्विडिटी की कभी प्रॉब्लम हो जाती है, एनएसई में जो ट्रेडिंग होती है या ट्रेडर्स रहते हैं या इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स रहते हैं तो एक्सटेंट ऑफ बिजनेस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो इन सब चीज़ों में, और कभी कभी आप ऐसा भी देखते हैं कि बीएसई और एनएसई में कभी वो प्राइस मूवमेंट में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो एनएसई ज़्यादा भरोसेमंद होता है और चूँकि हालांकि दोनों गाइडलाइंस का करते हैं। एनएसई में क्या है कि कुछ एक्सटेंस जो है और भी कुछ और भी जैसे फ्यूचर्स ऑप्शंस ये रहते हैं, जैसा कि हमारे मित्र ने बताया कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस से ज़्यादा लोग जो है कुछ कमा नहीं रहे हैं और उसके लिए रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो रहा है, पब्लिक अपना ध्यान खो रहे हैं, उसमें लॉसेस ज़्यादा हो रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी की जहाँ तक के रेट्स की जहाँ तक बात करते हैं तो एनएसई चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, उसमें चांसेस जो है मैनिपुलेशंस के कम होते हैं बीएसई के ज़्यादा। ठीक है जी सर, बिल्कुल। तो अब मैं डॉक्टर रवि से समझना चाहूँगी। डॉक्टर रवि, जैसा कि सर ने बताया कि टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है, उसके अलावा लिक्विडिटी का इशू जो है वो नहीं होता है उसके अंदर, तो इसलिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं, चाहे छोटे इन्वेस्टर्स हो चाहे बड़े इन्वेस्टर्स हो, ज़्यादा जो उनकी प्रेफरेंस होती है वो एनएसई होती है। सर आपका क्या कहना है, एनएसई ज़्यादा प्रेफर करते हैं इन्वेस्टर्स या बीएसई ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और जो भी करते हैं तो क्यों, थोड़ा सा समझाइए। देखिए, मैं इसको दो तरीके से समझाता हूँ। एक बहुत सिंपल एग्जांपल है, एक समोसा आप खा रहे हैं, आप चाहे लेफ्ट से खाइए चाहे राइट से खाइए, कोई खास फ़र्क नहीं है। वैसा ही एनएसई और बीएसई है। दूसरी तरफ कि आप मिरर के सामने खड़े हुए, एक ही फ़ोटो आपकी है, दूसरी फ़ोटो वहाँ पर है। जो कंपनियाँ लिस्टेड हैं मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। हाँ, एक जो फ़र्क जो आता है वो ये है कि जब कंपनी अप्लाई करती हैं किस एक्सचेंज में लिस्टिंग के लिए, तो कुछ कंपनियाँ जो हैं वो बीएसई एनएसई के लिए अप्लाई करती हैं और कुछ कंपनियां सिर्फ बीएसई के लिए अप्लाई करती हैं, क्योंकि उनके अलग अलग प्रोसेसेस हैं और वो प्रोसेस थोड़ा इजी है। तो यहाँ पर जितनी भी आप जो अभी 671 कंपनियों की बात जो आपने लिखी है उसको अगर देखें तो वो सारी कंपनियां बीएसई में अवेलेबल हैं। तो मैं एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहूँगा, जो प्रोफेसर साहब ने कही कि सबसे पहले लिक्विडिटी आप समझें क्या होता है। लिक्विडिटी का मतलब है कि जब आप उस शेयर को बाय करने जा रहे हैं तो उसमें कितने लोगों का पार्टिसिपेशन है। अब सपोज करिए कि जब आप एक शेयर को बाय करने जा रहे हैं, एनएसई में 10,000 लोग बाय और सेलिंग की तरफ खड़े हुए हैं, बीएसई में जाते हैं तो सिर्फ 5,000 लोग खड़े हुए हैं। उसी को कहते हैं कि लिक्विडिटी कितनी है। अब इस हिसाब से समझा जाए तो बीएसई में आपको लिक्विडिटी कम मिली लेकिन एनएसई में ज़्यादा मिली। लेकिन इस लिक्विडिटी को एक लिमिट बनाइए। अगर किसी में 2,000 शेयर जब 5,000 शेयर से ज़्यादा ट्रेड हो रहे हैं तो उससे ज़्यादा अगर आप क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं तो आपके लिए दिक्कत है। लेकिन अगर आप छोटी क्वांटिटी खरीद रहे हैं कि नहीं, आपको 2,000 शेयर खरीदना है, तो सबसे पहले ये देखिए अपॉर्चुनिटी कहाँ है। सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि कई बार बीएसई में प्राइसेस आपको कम मिलते हैं और एनएसई में कई बार ज़्यादा भी मिलते हैं। ये भी एक फ़र्क देखने को मिला गया। आप इन्वेस्टर हैं, आप एक ही समोसा है, चाहे लेफ्ट से खरीदिए चाहे राइट से खरीदिए, समोसा वही है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि जहाँ सस्ता मिल रहा हो और लिक्विडिटी भी हो। लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप खरीदने जा रहे हैं तो आप खरीद सकें, जब आप बेचने जा रहे हैं तो आप बेच सकें। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए चाहे आप जहाँ पे खरीदिए उससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, ये है कि बीएसई में 4,000 से ज़्यादा कंपनीज, 5,000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है। तो ऑब्वियसली कि जब 5,000 कंपनियां हैं तो उसमें से
टोटल देखा जाए तो लगभग 2 से 2,500 कंपनियों पे ही लिक्विडिटी होती है, बाकी 3-3,500 कंपनियों पे लिक्विडिटी यानी कि बायर और सेलर कम देखने को मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी बेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जब कोई इवेंट होता है तो उन स्टॉक्स में अचानक से रैली आ जाती है, इसीलिए वहाँ पर ये कह सकते हैं कि बंच बहुत है, तो जहाँ पर आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पर अच्छी पॉपुलेशन भी होगी, ख़राब भी होगी, बहुत अच्छी भी होगी। तो लेकिन ये भी है कि वही सारी कंपनीज आपको एनएससी में भी मिलती हैं, तो ये आपकी प्रेफरेंस होती है कि आप चाहे एनएससी में ट्रेड करें चाहे बीएससी में ट्रेड करें, वो अंडर रेगुलेटर ऑफ सेबी आता है, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप पेनी स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं जैसा प्रोफेसर साहब ने बताया, या आप इलिक्विड स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, जैसे बहुत से आप बीएससी में जाएंगे जो कि कंपनियों की स्टॉक सिर्फ 30 पैसे, 5 पैसे, 35 पैसे, 1 रुपए। अब आम आदमी क्या सोचता है, ये 1 रुपए खरीद लेता हूँ 2 रुपए हो जाएगा, लेकिन ये नहीं समझता कि वो 1 रुपए 2 रुपए होने में का मतलब है 100% की रैली। क्या कंपनी की ग्रोथ इस तरीके की है कि वो 100% की रैली दिखा पाए? नहीं हो सकता। तो यही चीज़ों में आम आदमी फंस जाता है, और पेनी स्टॉक्स इन्हीं को कहते हैं। इन सब पे बहुत बड़ा रोल जो है वो सोशल मीडिया और न्यूज़ का होता है। कुछ कंपनियां करती हैं, कुछ कंपनियों के प्रमोटर करते हैं, कुछ कंपनियों के इन्वेस्टर करते हैं, तो इस तरीके की चीज़ों से बचना चाहिए। लेकिन एनएससी या बीएससी में कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं है। हाँ, कुछ की लिक्विडिटी ज़्यादा है, कुछ की लिक्विडिटी कम है, लेकिन आप ट्रेड कहीं भी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं, हम चाहें तो बीएससी में भी ट्रेड कर सकते हैं और एनएससी में भी ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा मकसद फाइनेंशियल लिटरेसी है। जो मंझोले इन्वेस्टर्स हैं, जो छोटे कारोबारी हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और क्योंकि नया साल शुरू हुआ है तो लोगों के टारगेट्स होते हैं कि हम इस तरह से अब इस साल से पैसा इन्वेस्ट करेंगे या इस तरह की चीज़ें हैं। मैं चाहूँगी प्रोफेसर नौशाद, आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को समझाइए कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको जो भी इन्वेस्टमेंट करते टाइम उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और जो नई गाइडलाइंस आई हैं उनके अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ें हैं उनको जिन बातों का उनको ख्याल रखना चाहिए। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, सबसे पहले तो निवेशकों को ये देखना चाहिए वो कैसी कंपनी में निवेश कर रहे हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, प्रोमोटर्स कैसे हैं, क्या उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। कुछ थोड़ी सी स्टडी करना चाहिए, दूसरे के भरोसे पे रह करके जो है वो चाल में नहीं आना चाहिए। उनको जाना चाहिए कि एक्चुअली उनकी प्रॉफिट्स क्या है, उनके फिक्स कैपिटल क्या है, उनके इन्वेस्टमेंट्स की रिटर्न्स क्या है, उनके रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। तो कुछ बातों में कुछ स्टडी करना चाहिए, और कुछ उसमें फिर देखना चाहिए कि उनका अर्निंग पर शेयर क्या है, क्या वो डिविडेंड दे रही है, कितने दिनों से वो कंपनी स्टार्ट हुई है, और क्या उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। ये सब आज की डेट में नेट पे सारा चीज़ मिल जाता है, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, मनी कंट्रोल है, टीवी टुडे है, और भी बहुत सारे जहाँ आपको जो है फिनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल जाएँ। थोड़ा सा उस पर स्टडी करें, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ भी मिल जाते हैं जो आपको बहुत सारे या तो ज़ेरोधा में और भी लाइक वो बताते हैं कि आप फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट सीरीज़ है उसकी थोड़ी सी स्टडी करें, स्टडी करने के बाद फिर इन्वेस्ट करें। और अगर जो स्टडी नहीं कर रहे हैं वो अगर सोच रहे हैं कि हम बहुत सारे कमाई करेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। पॉन्जी स्कीम्स में न पड़ें जिसमें आप अगर देखेंगे तो किसी भी इन्वेस्टमेंट का एवरेज इन्वेस्टमेंट 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। आपको 100% अगर सोचते हैं तो वो नहीं होगा। और जिन लोगों को शेयर मार्केट का नहीं मालूम हो वो म्यूचुअल फंड में जाएं, और भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें जाएं, और अगर उनको एवरेज अगर 10 से 15% भी मिलता है तो बहुत अच्छा रिटर्न्स है। फिर वो मार्केट को समझने की कोशिश करें, अपना फिनेंशियल स्प्रेड बढ़ाएं, अपना पैसा कई जगहों में लगाएं, और फिर ऐसा अगर करेंगे तो उनको घाटा कम होगा, उनको फायदा होगा। तो थोड़ी जानकारी ज़रूरी है। अगर जो नहीं कर सकते हैं वो जो ब्रोकर से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसके बाद उनके बात कहने पे, उनके समझाने पे न जाएं, अपनी थोड़ी सी स्टडी करें और उसके बाद इन्वेस्ट करें। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल जो सबसे बड़ा यहाँ पर आता है वो ये है कि एनएससी की जो गाइडलाइंस है वो इतनी आसान है, इतनी क्लियर हैं, और जो हैं भी जो गाइडलाइंस वो ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए हैं, फेयरनेस को इंश्योर करने के लिए हैं, और इन्वेस्टर्स की भलाई के लिए ही हैं। लेकिन फिर भी जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उनसे अवेयर नहीं होते,
और भी बहुत सारी वजह होती हैं, लेकिन वो उनको उस तरह से फॉलो नहीं करते जिस तरह से करना चाहिए। डॉक्टर रवि, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ऐसी क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो उन गाइडलाइंस को उतना रिलीजियसली फॉलो नहीं करते हैं जितना उन्हें करना चाहिए, जबकि मार्केट में इतने ज्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं और वो इस चीज को फेस भी कर रहे हैं, उसके बाद भी वो एनएसई की गाइडलाइंस को उस तरह से फॉलो नहीं करते हैं। देखिए, इसका मैम मुझे एक ही चीज़ समझ में आती है कि लालच बुरी बला है, ये हमने कहावत हमेशा सुनी है, और वो लालच आदमी को जो है वो अट्रैक्ट करता है। और सबसे बड़ी बात है कि लालच एक ऐसा शब्द है जिससे कि आप अगर सुनते हैं तो आपके वैसी मुस्कुराहट जो बन जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्सचेंज की गाइडलाइन को इग्नोर करते हैं, छोटे लालच की तरफ पढ़ते हैं, लोग मैनिपुलेट करते हैं, मार्केटिंग मैनेजर्स उसको मैनिपुलेट करके उसी ग्रीड, उसी लालच का फ़ायदा उठा करके आपको फंसाते हैं। अब जैसे सिंपल एक गाइडलाइन का एक पॉइंट जो है वो मुझे याद आता है जब मैं अभी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोग डेरिवेटिव में और फ्यूचर एंड ऑप्शन में छोटे इन्वेस्टर ट्रेड करते थे। छोटे इन्वेस्टर कौन से होते हैं? जो कि 2000-5000 रुपये लेके ट्रेड करते हैं और सोचते हैं कि चलो मेरा 100-200 रुपये 500 रुपये बन गया, बढ़िया है। लेकिन जब वायदा बाजार की आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि जो आप 2000 रुपये की चीज़ खरीद रहे हैं वो एक्चुअली में 2000 की है ही नहीं, वो है एक्चुअली में 2 लाख रुपए की। आपने तो 2000 का मतलब है आपने प्रीमियम दिया और ख़रीद लिया। अब होता क्या है कि वो 2 लाख रुपए की चीज़ जब थोड़ा हिलती डुलती है तो उसमें कई बार 200-300 रुपये आ जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है, क्या ज़्यादातर ऐसा होता है, 10 में से 9 बार मैंने बताया, एक्सचेंजेस ने ये बताया है कि आपका जो 2 लाख रुपए है वो 2000 रुपये के नुकसान में चला जाता है। यही इन्वेस्टर की सबसे बड़ी तकलीफ है और यही एक्सचेंजेस की भी तकलीफ है कि छोटे इन्वेस्टर को नुकसान हो रहा है। अब गाइडलाइन में क्या चेंज किया गया कि हम छोटे कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, यानी कि अब उसकी जगह पे बड़े कॉन्ट्रैक्ट आएंगे। बड़े कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि जो आप पहले 10 लाख रुपए लगा करके आप 10 लाख के कॉन्ट्रैक्ट को आप खरीद लेते थे, उसका साइज़ बढ़ा करके 20-15 लाख कर दिया गया। जो 5 लाख रुपए की चीज़ थी उसको अब 10 लाख रुपए कर दिया गया, यानी कि मार्जिन्स को या फिर उसके कॉन्ट्रैक्ट को बड़ा कर दिया गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं समझाता हूँ, अगर आप एक 100 शेयर का एक बास्केट खरीदना चाहते हैं तो अब 100 रुपए का ही शेयर चल रहा है, तो आप कितना मार्जिन देते थे? यानी मैक्सिमम आप देते थे 10%, यानी कितना? 10 रुपए दिया और 100 रुपए की चीज़ आपने खरीद ली। अब लेकिन जब गाइडलाइंस में अब क्या फ़र्क आया है? गाइडलाइन में ये फ़र्क आया है कि अब आपको 100 शेयर का लॉट नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 500 शेयर का। यानी 500 शेयर का मतलब क्या हो गया? जो आप 10 रुपए में पहले चीज़ खरीद रहे थे, अब आपको 500 शेयर खरीदने पड़ेंगे, तो यानी कि आपको मिनिमम 50 रुपए वहाँ पर एज अ मार्जिन आपको रखना पड़ेगा। तो छोटे इन्वेस्टर उससे कम हो गए। अब छोटे इन्वेस्टर क्यों कम किए गए? ये उनके फ़ायदे के लिए है, क्योंकि वो इस चीज़ को, रिस्क और रिवॉर्ड को समझ ही नहीं पाते थे और वो गाइडलाइन में फंस जाते थे, और कहीं ना कहीं से जो ब्रोकिंग कंपनीज हैं वो अपने फ़ायदे के लिए उनको ट्रेड करा देते थे, उनका नुकसान हो जाता था। इसी सब की वजह से यहाँ पर ये गाइडलाइन में एक बड़ा चेंज लाया गया। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इसकी वजह से जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जो छोटे कारोबारी हैं, क्या वो मतलब वो इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते फिर अब? देखिए, मैंने फिर कहा ना, लालच सबसे बड़ा है। अब आप क्या करते थे, आपकी पॉकेट में तो 10 रुपए था, लेकिन आप चीज़ खरीद लेते थे 100 रुपए की। अब जब 100 रुपए की खरीदेंगे तो उसका नुकसान और फ़ायदा भी उसी हिसाब से होगा। तो लोग सुधर नहीं रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं, आप 10 रुपए में जाकर आप कैश का भी शेयर खरीद सकते हैं। वही शेयर, चूंकि मैंने बताया कि 10 रुपए का शेयर तो आप एक शेयर खरीदेंगे, लेकिन आप एक शेयर के बदले आप खरीदना चाहते हैं 100 शेयर, जिससे कि जब वोलेटिलिटी का मतलब है जब उतार और चढ़ाव होता है तो आपकी पॉकेट में उतना ही गर्म हो जाता है, अब उतना ही नुकसान देता है। तो यहाँ पर आप चाहे उस शेयर को आप डायरेक्टली, कैश का मतलब है कि जो इक्विटी लिस्टेड है आप उसको भी खरीद सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं खरीदना आपका कंपलसरी नहीं है। क्योंकि सरकार ने क्या किया या फिर एक्सचेंज ने क्या यहाँ पॉलिसी में बदलाव किया है, कैश का मतलब है दो, हमारे यहाँ पे एक्सचेंज में जब आप ट्रेड करते हैं तो एक कहलाता है कैश। कैश का मतलब वो वाला कैश नहीं कि आपने पैसा दिया कैश हो गया। इक्विटी जो कि स्पॉट में लिस्टेड होती है, यानी कि आप वहाँ पर जाकर 1 शेयर भी खरीद सकते हैं और 1000 शेयर भी खरीद सकते हैं, 1 लाख शेयर भी खरीद सकते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि वहाँ पर जितना खरीदेंगे, यानी आपके पास जितना पैसा है आप उतने पैसे से उतनी ही क्वांटिटी खरीद सकते हैं। लेकिन वायदा बाजार में ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये एक मेरे पास मोबाइल है और मुझे ये खरीदना है, तो मेरे पास ऑप्शन ये है कि अगर ये लाख रुपए का मोबाइल है तो मुझे लाख रुपए जाकर दुकानदार को देना पड़ेगा, तब ये मुझे मिल सकता है। लेकिन
अब वायदा बाजार में अगर यही लिस्टेड होगा तो मैं क्या करूंगा, लाख रुपए का मोबाइल तो है लेकिन मैंने 10,000 रुपए दिया और खरीद लिया, 10 दिन बाद इसका अगर भाव बढ़ा तो बेच दिया, घटा तो नुकसान हो गया। तो ये जो फर्क है, इस फर्क की वजह से अब क्या किया सरकार ने कि आप जाना है तो आप कैश के यानी कि स्पॉट के इक्विटी को जाकर खरीद लो, लेकिन इसका कह दिया कि 5 मोबाइल एक साथ खरीदने पड़ेंगे, यानी कि मिनिमम आपको 5 लाख लगाना है, जरूरत आपकी 1 लाख की थी। तो ये बहुत बड़ा चेंज है जिसकी वजह से छोटे इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करा जा रहा है, लेकिन उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा रहा। ये गलतफहमी हो सकता है लोगों को ऐसी पैदा हो रही हो, लेकिन मैं आपके माध्यम से, और पैसा बोलता है इसीलिए बोलता है क्योंकि आपको सही जानकारी मिले, और किसी ये यूट्यूब और रील्स के चक्कर में मत पड़िए। जो यहाँ पर डिस्कशन हो रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, अपने नोटिस बोर्ड पर लगा कर रखिए। कोई ऐसा अगर बता रहा है तो वो गलत बता रहा है, आपको सही जानकारी इसी पे मिल रही है जिसे आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके की जानकारी को समझकर आप एक्सचेंजेस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। कोई कहे कि आपको ट्रेड नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत बोल रहा है। आप ट्रेड भी कर सकते हैं, आप खरीदारी भी कर सकते हैं, लेकिन उनके कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप वायदा में खरीदारी करते हैं तो उनके कॉन्ट्रैक्ट आपके सेफ्टी के लिए बढ़ाया गया जिससे आपके साथ धोखा ना हो सके। बिल्कुल। तो आगे थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की जब बात होती है तो कई बार लोग बोलते हैं कि उसके लिए प्रोफेशनल्स को हायर करना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, आप खुद स्टडी करिए, खुद चीज़ों को कोशिश करिए पढ़ने की और खुद ही इन्वेस्ट करने की कोशिश करिए। प्रोफेसर नौशाद से मेरा अगला सवाल है, सर कैसे हम उनको समझाएं, क्या मतलब क्या ज़रूरी है ये समझना इन्वेस्टर्स के लिए कि क्या उनको प्रोफेशनल्स हायर करना चाहिए अगर 2025 में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर अपने आप ही चीज़ों को फॉलो करके उसको पढ़कर उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? नहीं, ये अब हर निवेशक के रिस्क फैक्टर्स होते हैं। आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें कितना आप रिस्क ले सकते हैं। आपको अगर नुकसान हो रहा है तो आप उसकी भरपाई कैसे करेंगे। तो हर आदमी का रिस्क फैक्टर अलग होता है। तो वो सबसे पहले उसे तो उस बात को आंकना चाहिए। उसके बाद ये देखना चाहिए कि सिर्फ आप प्रॉफिट जो है एक्स्ट्रा आप विजुलाइज ना करें। आप अगर ये देखें, सपोज आप 1 लाख इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या आप 2 लाख इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो कितना आप घाटा उसका बर्दाश्त कर सकते हैं, 10,000, 5,000 या 20,000, और उसी हिसाब से आप बास्केट जो है डिफरेंट बास्केट्स में इन्वेस्टमेंट करें। सिर्फ फ्यूचर्स ऑप्शंस में नहीं, आप शेयर्स में आप ये करें, कुछ गोल्ड में भी करें, कुछ म्यूचुअल फंड्स में करें, और जहां तक ब्रोकर्स के झांसे में ना आए। आप बहुत सारे स्मॉल केसेस आ रहे हैं, बहुत सारे बास्केट्स आ रहे हैं जिन्होंने अच्छी कमाई दी है। छोटे छोटे निवेशक उनसे परामर्श कर सकते हैं, लेकिन आप अगर बड़े निवेशक हैं तो नेचुरली आप पीएफएमएस वगैरह में जाते हैं। पीएफएमएस वगैरह में उनके चार्जेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप छोटे निवेशक हैं तो नेचुरली आपको उसमें ज़्यादा फायदा ना हो। छोटे निवेशक को हम ज़्यादा कहेंगे, अगर आपकी रिस्क फैक्टर कम है तो आप म्यूचुअल फंड में जाएं, आप स्मॉल केसेस लें, और भी बहुत सारे हैं जिन्होंने अच्छे इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स दिए हैं, उसमें जाएं, पढ़ने की कोशिश करें। बहुत सारी सीरीज आ रही है, उसमें जाने पहले कि निवेशक ये जाने कि एक्चुअली कंपनी क्या होती है, शेयर्स क्या होता है, डिबेंचर्स क्या होता है, क्या आरओआई होता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, क्या अर्निंग पर शेयर होता है, कैसे निकाला जाता है, कैसे डिवेंट। तो ये पूरी प्रक्रिया को उनको समझना पड़ेगा, उनको उसके बारे में थोड़ी सीख लेनी पड़ेगी, और तभी इन्वेस्ट करें। और ऐसा ना हो कि बस दूसरा कोई कर रहा है उसके पीछे चाल पे चले, तो घाटे की संभावना जो है कम होगी। और ये गाइडलाइंस जो आई है, गवर्नमेंट ने इसीलिए गाइडलाइंस लाई है कि ताकि निवेशक ये समझ सकें और अपने आप को जो है ज़्यादा नुकसान नहीं करें और फायदे में रहें। फ्यूचर्स ऑप्शंस बड़ा, ये तो हेजिंग का है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स करते हैं, उसके लिए बहुत स्टडी करते हैं। तो छोटे नए निवेशक इस झांसे में ना आए कि उन्हें जो है प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, प्रॉफिट के बाद उनको उससे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ब्रोकर्स कभी कभी क्या है कि उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है, तो लोगों को समझ में आता है 10 का शेयर 100 हो गया तो हम लगा देंगे तो लाख कमा लेंगे। तो ऐसा नहीं है, तो उसमें घाटा भी होता है। तो इसमें इसकी बहुत ज़्यादा इनको
ये चेष्टा करनी चाहिए कि जो अपनी जमा पूंजी है उसे न गवाए और अच्छे से इन्वेस्ट करें, अच्छे से इन्वेस्ट करें, स्टडी करके करें। शुरू में अगर नहीं कर रहे हैं तो बड़े सारे स्मॉल केसेस आ गए हैं, बहुत सारे डिफरेंट, जैसे आईटी है या फार्मास्यूटिकल्स है या दूसरे एरियाज है, जिस तो अपनी इन्वेस्टमेंट डिफरेंट बास्केट्स में रखें तो उसमें घाटे के चांसेस कम हो जाएंगे और उनके फिर आगे जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा वो अच्छे से निवेश कर पाएंगे। बिल्कुल। तो जब भी बात होती है कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने बकेट्स को हमेशा डिवाइड करके रखें, हमेशा अपने पैसे को डिवाइड करें, अलग अलग सेक्टर्स में डिवीजन करने की कोशिश करें। डॉक्टर रवि, आपसे मेरा अगला सवाल है, जो स्मॉल स्केल इन्वेस्टमेंट होती है उसमें जो छोटे जो मंझोले इन्वेस्टर्स हैं उनमें दो बातें बहुत कॉमन होती हैं कि स्पेक्यूलेशन बहुत कॉमन होती है और दूसरे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स जो हैं वो काफ़ी कॉमन होते हैं। तो अब आपके हिसाब से ऐसी कौन सी अप्रोच लेनी चाहिए, क्योंकि जो एनएसई की जो नई गाइडलाइंस है वो भी स्मॉल जो इन्वेस्टर्स हैं, जो छोटे मंझोले इन्वेस्टर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने को लेकर है, तो ऐसी कौन सी अप्रोच को फॉलो करके इन चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन आपने जो प्रोफेसर साहब से क्वेश्चन पूछा उसमें भी मैं थोड़ा ऐड करता हूँ। सबसे पहले एक बात समझिए, स्टॉक मार्केट पे जब आप निवेश करने के लिए जा रहे हैं, जब आप इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है, तो हमारे भारत में ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आदमी इंडिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट का मतलब है कि वो अपने आप को हर क्षेत्र में मास्टर समझता है। क्यों मैं मास्टर समझने की बात कर रहा हूँ? देखिए, जब आपका कोई बीमार होते हैं तो पहली बात है, हमारे यहाँ पे बड़ी कॉमन सी दवाई है जिससे कि आप पैरासीटामॉल है, डिस्प्रिन है, सिर दर्द होता है, खा लेते हैं बिना किसी सोचे समझे। कई बार 80% लोग ठीक भी हो जाते हैं। जुकाम हुआ तो भी खा लिया। और जब इन्हीं दवाओं को जब खाते खाते जब केस खराब हो जाता है तब फिर भागते हैं डॉक्टर के पास। तो पहले मेरा ये कहने का मतलब है कि जिस चीज़ के आप स्पेशलिस्ट नहीं हैं उसको सुनी सुनाई बातों पर बिलीव ना करें। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप अपने घर में बीमार हो जाइए, जिससे पूछे वही राय चंद है, वही आपको राय देता है कि काढ़ा पी लो, जुकाम हो गया, ये पी लो, झंडू बाम लगा लो। मैं जो बात कर रहा हूँ बड़ी प्रैक्टिकल बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पता चलता है उसको जुकाम या फीवर जो आ रहा था वो इस वजह से नहीं आ रहा था, उसके लीवर में प्रॉब्लम थी इसलिए आ रहा था। जब वो डॉक्टर के पास गया तो पता चला। तो इस तरीके की चीज़ें खुद डॉक्टर बनने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। जिसका जो काम उसी को साझे। सिंपल सी बात है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो किसके पास जाते हैं? ऐसा तो नहीं है कि आप अपने पढ़ाई के लिए आप कहीं नहीं जाते। आप ये इतने बड़े प्रोफेसर यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप इन तरीके के लोगों को आप ज्वाइन करते हैं, आप कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, आप अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं। जब आपके बात आती है, आप बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर कोई केस फंसा या कुछ हुआ तो आप वकील के पास जाते हैं। जब आपका किसी से झगड़ा होता है तो आप पुलिस वाले के पास जाते हैं। ये सारा काम तो आप बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जो काम आप सबसे खराब करते हैं वो ये करते हैं कि अपनी सारी जो ये तिकड़मबाजी, जितनी मेहनत करते हैं और जो एक पूंजी इकट्ठा करते हैं, उसको आप खुद बिना कुछ जाने समझे ऐसी जगह पे लगा देते हैं जहां से वो पैसा डूब जाता है। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो यही है कि इसके लिए भी आप जैसे ही आप पैसा अर्न करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले फैमिली डॉक्टर की तरह ही एक फैमिली फाइनेंशियल एडवाइज़र चूज़ करिए। क्योंकि अब बहुत से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, बहुत से ब्रोकिंग हाउसेज हैं, बहुत से रिसर्च एनालिस्ट हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आपको इसके लिए हेल्प करते हैं। जैसा यूट्यूब चैनल की बात करी, बिल्कुल मैं भी यूट्यूब चैनल पे लोगों को यही जागरूकता फैलाता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इन चीज़ों को ध्यान रखें और इसके बाद ही निवेश की रणनीति बनाएं। अब जैसे जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहता है हाँ ठीक है, आपका टेस्ट करा के आइए, रिपोर्ट देख ली, उसने दवा दी। आप कोई सवाल पूछते हैं? बिल्कुल आप पूछते हैं ये दवा का क्या फ़ायदा है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या नुकसान है। उसी तरीके से जब आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लें तो उससे पूछें कि इसके नुकसान और फ़ायदे क्या हैं, फिर उसके बाद अपने लगाएं। लेकिन जब आप 4 लोगों से मिलते हैं, जैसे आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो मैंने आज प्रोफेसर साहब के साथ बैठे हुए कई मार्केटिंग के टिप्स लिए। अब मेरी ये एक नॉलेज बढ़ी जिससे कि मैंने उनसे काउंटर क्वेश्चन किए तो मुझे समझ में आया कि हाँ ये चीज़ रियलिटी है। तो इसी तरीके से आप 4 लोगों से राय लीजिए, उसके बाद अपनी समझ बनाइए, पहला। दूसरा, मैं एक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ, सॉरी मैं लंबा बोल रहा हूँ। दूसरा, आप जब एक कार खरीदने जाते हैं तो आप क्या करते हैं? सिंपल ऐसा तो नहीं कि आंख मूंदा, सिक्का उछाला, जो गाड़ी आया कह दिया यही गाड़ी लेंगे, ऐसा नहीं होता। आप 4 अलग अलग शोरूम में जाते हैं, अपनी ज़रूरत को समझते हैं, उसके बाद आप कार खरीदते हैं। यही सेम एक्सरसाइज आप
स्टॉक मार्केट में करने लगिए, आपका कभी नुकसान नहीं होगा, ये दावा मैं करके जा रहा हूँ। क्योंकि जिस दिन आप इस जागरूकता को समझ जाएंगे, आप स्ट्रैटेजी जान जाएंगे, उस दिन आप स्टॉक मार्केट में कभी दुखी नहीं होंगे। समय उतार चढ़ाव सब ऊपर नीचे होगा, लेकिन आपको प्रॉफिट जरूर आएगा। स्ट्रैटेजी की जो आपने बात करी, देखिए डाइवर्सिफिकेशन एक सिंपल और बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है। इसका मतलब ये है कि आप किसी एक पे भरोसा नहीं करते। एक भरोसा करने का मतलब है, सपोज करिए कि आप सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपने आईटी सेक्टर को कहा कि मैं इसी पे निवेश करता हूं, और समहाउ यूएस में कोई पॉलिसी चेंज हो गई, इंडिया में आईटी की डिमांड कम हो गई, किसी कंट्री ने रोक लगा दी, रुपया यहाँ पर फैक्टरिन हो गया, तो आपके आईटी कंपनी के शेयर नीचे आ जाएंगे, आपका नुकसान हो जाएगा। इसीलिए प्रोफेसर साहब ने बहुत बढ़िया बात कही कि आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिए। कैसे करेंगे? अब आपके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं एक्सचेंज के थ्रू। आप फार्मा सेक्टर में लगा सकते हैं, आप आईटी सेक्टर में लगा सकते हैं, आप बैंकिंग सेक्टर में लगा सकते हैं, आप रियल्टी काउंटर में लगा सकते हैं, आप एफएमसीजी में लगा सकते हैं, आप पावर इंडस्ट्री में लगा सकते हैं, आप ऑयल एंड एनर्जी में लगा सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो बेटर है, अगर मेरे पास 100 रुपया है तो मैं उस 100 रुपए का इलाज ये करूं कि 10-10 रुपए 5 सेक्टर में डाल दूं। उसके बाद एटलीस्ट अगर मार्केट चलेगी तो 5 में से कोई तो दौड़ेगा। अगर पांचों नहीं दौड़ रहे तो इसका मतलब है कि पैसा भी आपका कहीं और नहीं जा सकता, नुकसान है। तो इसका मतलब है इकोनॉमी में अच्छा नहीं हो रहा। पेशेंसली बैठें, अपने आप इक्विटी मार्केट धीरे धीरे पहले चढ़ेगा, फिर गिरेगा, फिर चढ़ेगा, फिर गिरेगा, लेकिन उसकी ऊंचाई बढ़ती रहेगी और उस ऊंचाई का फायदा आपको मिलता रहेगा। बिल्कुल। तो एक तरीका तो ये है कि हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। हम अपने जो भी हमारा पैसा है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके, हम अगर हम आईटी में कर रहे हैं या हम ऑटो सेक्टर में कर रहे हैं या फार्मास्यूटिकल सेक्टर में कर रहे हैं, तो हम अपने पैसे को डिवाइड करके रखें कि अगर एक नहीं तो दूसरा तो हमें प्रॉफिट देकर जाएगा। और क्या ऐसी प्रैक्टिसेस हैं प्रोफेसर नौशाद, मैं आपसे समझना चाहूंगी, और क्या ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे इन्वेस्टमेंट को सेफ, प्रोडक्टिव और विद प्रॉफिट बना सकती हैं? बहुत अच्छा ये सवाल है, और मैं इसमें डॉक्टर रवि साहब ने जो बात की उसको भी मैं ऐड करना चाहूँगा। और मैं जो बोल रहा था कि अपने रिस्क फैक्टर आप पहले जान लें, आप कितना रिस्क कर सकते हैं और उसी हिसाब से निवेश करें जिसमें आपको कोई परेशानी है। सपोज आप 10,000 रिस्क ले सकते हैं, आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, और अगर मान लिया उतनी रिस्क अगर आ रही है तो आप बैकआउट कर सकते हैं, या नहीं तो आप रुक सकते हैं। क्योंकि जनरली देखा गया है कि अगर आप लार्ज कैप और मिड कैप में कर रहे हैं, स्मॉल कैप में तो जैसा पिछली बार भी बताया कि स्मॉल कैप अगर आप कर रहे हैं रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, लेकिन वही आप अगर मिड कैप कर रहे हैं और लार्ज कैप कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि रिस्क फैक्टर्स कम होते हैं। तो आप उन सब में अगर आपका अच्छी कंपनियों में जिनका नाम है या जो एक नोन कंपनी है, और ऐसी कंपनी आप देखें जैसे आप हिंदुस्तान लीवर की बात है, हिंदुस्तान लीवर के आप प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं या जो प्रोडक्ट आप अपने कंजम्पशन में ले रहे हैं वो सब कंपनीज अच्छी करेंगी। और वो अगर नहीं भी अच्छा करनी है और अगर अच्छे प्रोमोटर्स की हैं, उनका ब्रांड इक्विटी ज़्यादा है या उनमें एक मार्केट पोटेंशियल है, तो क्या होगा कि आप अगर रुक भी जाएंगे फौरन उसे न बेचें, झांसे में ना आए। थोड़ी दिन अगर रुक जाएंगे तो आप अगर साइकिल देखेंगे हर 3 महीना 6 महीना के बाद वो जो है फिर प्राइस आपके उसी लेवल पे आ जाएगा। तो थोड़ा रुक करके के निवेश ज़्यादा न करें, अपने जितने भी आप रिस्क ले सकते हैं उतना ही करें और ज़्यादा झांसे में न आए। और अगर घाटे में आ गए तो आप कोशिश करें थोड़ा दिन रुक जाएं, और अगर वो अच्छी कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं जिनका ब्रांड नेम है, जिनकी ब्रांड इक्विटी है, या वैसी चीज़ें जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप यूज़ कर रहे हैं, वैसी कंपनीज अगर ले रहे हैं और उनमें अगर इम्पल्स फैक्टर है तो उनमें ज़रूर फिर जो है वो प्रॉफिट में आ जाएंगे और उससे आप अपना घाटा रेगुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर रवि, प्रोफेसर नौशाद ने रिस्क फैक्टर पे काफ़ी एम्फसाइज किया। मैं थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को ये समझाना चाहती हूँ कि रिस्क एपेटाइट जो है उसको समझना छोटे इन्वेस्टर्स के लिए, मंझोले इन्वेस्टर्स के लिए कितना ज़रूरी है, और क्या कुछ वो उस रिस्क एपेटाइट को समझने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में रिस्क फैक्टर जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लीज़। देखिए, जब भी आप कोई निवेश करते हैं, कोई सामान की खरीदारी करते हैं, मैं एक एग्जांपल फिर से एक जनरल
भाव में मैं इसलिए ले रहा हूँ जिससे कि आप उसको रिलेट कर पाएँ। जब आप कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं, जैसे सपोज करिए आप एक टीवी लेने के लिए जा रहे हैं, तो अब आप टीवी लेने जाते हैं तो आप उसकी पूरी एक्सरसाइज करके जाते हैं, मुझे एलईडी लेना है कि मुझे एलसीडी लेना है कि मुझे प्लाज्मा लेना है, कितने का लेना है, मेरा कितना बजट है, मेरी पॉकेट में कितना सूट करता है। और अगर वही टीवी आप फाइनेंस कराते हैं तो आप ये निकालते हैं कि उसकी ईएमआई कितनी जाएगी, मैं कितना दे पाऊंगा, मेरी कितनी अर्निंग है। इसी तरीके से जब आप स्टॉक मार्केट पे जाते हैं तब आप किसी शेयर को जब आप खरीदते हैं तो उसके बारे में आप एक्सरसाइज करते हैं या आप किसी से आपने समझा। अब उसके बाद जो प्रोफेसर साहब ने स्टार्टिंग में बात करी थी जिसमें आप कह रहे थे आप उसका पी देखते हैं, आप उसका आरओआई देखते हैं, आप उसका एबिटा देखते हैं, आप उसका रेवेन्यू देखते हैं, इस तरीके की आप उसकी सेल्स देखते हैं, और ये सारे कैलकुलेशन जब आप देखते हैं तो आपको ये भी पता होता है कि मान लीजिए कि आपकी ये सारी कैलकुलेशन फेल हो जाती हैं और हमने जिस स्टॉक को खरीदा उस स्टॉक में कुछ ऐसा होता है जैसे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ गया, या फिर उसका रिस्क, बिजनेस में रिस्क उसके बराबर कोई कंपनी नहीं खड़ी हो गई, या फिर उसमें से कोई प्रमोटर ने फ्रॉड कर दिया, या फिर उनके प्रॉफिट कंटिन्यू गिरते जा रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी गिरने की वजह से सेल्स कम हो रही हैं। तो इन पे नज़र बनाकर रखने के बाद क्या होता है कि आपको अपने डिसीजन को रिव्यू करना पड़ता है, कि आप अपने डिसीजन को रिव्यू करते हैं, और रिव्यू करने के बाद एक जब भी आप खरीदारी करते हैं तो एक स्टॉप लॉस लगा कर रखते हैं कि अगर इसको मैंने खरीद तो लिया, अब अगर ये इतना बढ़ जाएगा यानी 10% मुझे गेन देगा तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा, लेकिन अगर ये मेरी खरीद से 3% या 4% नीचे गया तो उसको रिव्यू करूँगा, और नहीं हुआ तो उससे उस पैसे को वापस निकाल कर लॉस लेके आप दूसरी किसी कंपनी में आप स्विच कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास नंबर ऑफ कंपनीज अवेलेबल हैं अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए। तो इस तरीके की एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो आप अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन किसी भी स्टॉक पे, किसी भी जगह पे निवेश करने से पहले आपको अपना रिस्क जरूर जानना चाहिए। यानी कि आप अगर 100 रुपए की चीज़ खरीद रहे हैं तो आप कितना रिस्क ले सकते हैं। सपोज करिए कि आप कहते हैं कि मैं 20 रुपए का रिस्क ले सकता हूं, तो सीधा सीधा 20% आपका रिस्क हो गया। आप रिटर्न कितना ले सकते हैं, यानी कि आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, तो ये मत कहिए कि मुझे 500% का प्रॉफिट चाहिए, फिर 500% के लिए हो सकता है वो स्टॉक आपका 10 रुपए भी रह जाए। तो ये इस तरीके के रिस्क को मत करिए, इस तरीके के रिस्क को रखिए कि जितना आपको रिवॉर्ड लेना है, यानी कि आपको जितना फायदा लेना है उसका परसेंटेज निकालिए। अगर आप 10% का प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो आपका किसी भी सूरत में आपका 3 से 4% से ज़्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर 3% 4% स्टॉक नीचे आ गया तो या तो आप अपनी स्ट्रैटेजी को रिविजिट करें, या फिर आप उस कंपनी की फिर से एक स्कैनिंग करें कि कहाँ गलती हो रही है, और उसके बाद डिसीजन लेने के बाद उस स्टॉक को एक बार एग्जिट करें। और अगर सब कुछ अच्छा लगता है, कंपनी अच्छा चल रही है, लेकिन सेंटीमेंट ऐसे खराब हैं, तो ऐसे हालात में आपको उस स्टॉक पे वापस आप दोबारा और उस पर क्वांटिटी इंक्रीज करके अपना प्राइस का जो है वो एवरेज प्राइस को नीचे भी ला सकते हैं, जिससे कि भले वो स्टॉक 10% ना बढ़े, लेकिन अगर 7% भी बढ़े तो आपका फायदा जल्दी हो सके। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं, अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एनएसई की बात करते टाइम आती है वो है उसका ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। जो छोटे कारोबारी होते हैं या जो एंट्री लेवल के जो कारोबारी जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि वो अपनी कहीं पे शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि उनके लिए वो किसी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके या कहीं पे मेल करके अपनी शिकायत को भी दर्ज करा सकते हैं। प्रोफेसर नौशाद, मैं आपसे समझना चाहूँगी थोड़ा सा ये जो ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है एनएसई का, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को समझाइए। ये आप जैसे सेबी रेगुलेट करता है, और जो भी ग्रीवांसेस हैं आप ज़रूर उसकी जो है जानकारी दें और उसको जो है रिड्रेसल सेल में ग्रीवांस अपनी पहुंचाएं। तो उससे क्या होगा कि अगर कुछ गलत हो रहा है या ब्रोकर गलत कर रहा है या मिस इन्फॉर्मेशन हो रहा है तो उसका रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को वो पता चले, ताकि वो उस पर कंट्रोल कर पाएँ। सेबी गाइडलाइंस में और सेबी ने बहुत कुछ जो है रेगुलेशन, ये सब सारी चीज़ें जो नई नई गाइडलाइंस आप दे रहे हैं, क्यों ये आ रहा है, चूँकि जो स्कैम्स हुए हैं या जिस तरह से हुई हैं उसको रोक लेने के लिए ही ये सब चीज़ किए गए हैं। और एनएसई का भी जो फॉर्मेशन हुआ इसीलिए हुआ क्योंकि बड़े इरेगुलेटरी जो है वो बीएसई में हो रहे थे। तो इन सब चीज़ों में और उसके अलावा
आप ग्रीड फैक्टर कम रखें और हमेशा बहुत सारे हमारे इतने शेयर्स हैं तो उसमें क्या है कि आप लो पे खरीदें और हाई पे बेचें। तो आपकी अगर कोई भी ब्रोकर आपको गलत मिस इन्फॉर्मेशन देता है या कहीं से और कुछ कोई परेशानी होती है तो इसकी जानकारी आप ज़रूर अथॉरिटीज़ को दें ताकि इस पे निवारण हो सके। बिल्कुल डॉक्टर रवि, मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप इस पे रोशनी डालें कि ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है एनएसई का वो क्या है, और उसके साथ ही एक छोटी सी टिप जो नए इन्वेस्टर्स हैं जो 2025 में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले ग्रेवियंस को समझते हैं। देखिए, कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। सिंपल भाषा में ये समझें कि आपको कोई समस्या है तो उसकी कंप्लेन आप कहाँ कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप आजकल आपके हाथ में मोबाइल है, वेबसाइट्स हैं। एनएससी की अपनी वेबसाइट है NSE-India.com, आप उस पर जाएंगे, आपको वहाँ पर ग्रेवियंसेस मिल जाएगा। आप वहाँ पर अपनी कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको तरीके से बताता हूँ। पहला कि अगर मान लीजिए आपका किसी ब्रोकर के साथ कोई इशू होता है तो सबसे पहले ब्रोकर के पास आप जाइए या फिर उसके RM को बुलाइए और अपनी समस्या उससे बताइए। अगर वो समस्या सॉल्व नहीं करता तो आप सेकंड स्टेज में, क्योंकि जनरली मैंने ऐसे देखा है कि ब्रोकर इतनी ज़्यादा जो है वो परेशानियां खड़ी नहीं करते। अगर कुछ गलती होती है तो वो एक्सेप्ट करके उसको तुरंत सॉल्व भी कर देते हैं। और आजकल तो लिमिट हो गई कि 3 दिन में सॉल्व नहीं हो रहा, हमारे पास तो मोबाइल, हम फिर से कंप्लेन आगे डाल देंगे, ट्विटर पर डाल देंगे, तुरंत ही बवाल मचना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ों से ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने सोल्यूशन को देखें। तो दूसरा कि आप एक्सचेंज की जो मैंने वेबसाइट बताई उस पर आप जा सकते हैं, वहाँ पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। साथ ही उसकी एक कॉपी आप सेबी की जो वेबसाइट है वहाँ पर आप जाएंगे, sebi.gov.in, वहाँ पर आपका ग्रेवियंसेस है, आप वहाँ पर अपनी कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। तो आपको तुरंत सोल्यूशन मिल जाता है, यानी कि 1 हफ्ते के अंदर आपको सोल्यूशन मिल जाता है। वो टाइम गया कि आपको 3 साल 2 साल लगते थे इस तरीके के कोई सोल्यूशन लेने में। जनरली एक्सचेंज के लेवल तक जाने की भी ज़रूरत नहीं होती, ब्रोकर उस लेवल पर खुद ही आपको सॉल्व करा देता है और इतनी परेशानी कुछ होती नहीं है। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहूँगा, आप लोग ही आप गलत ग्रेवियंसेस, गलत स्टडीज़ कर लेते हैं। जैसे मैं एक सिंपल बताता हूँ, सबसे पहले कोई कंपनी की जो न्यूज़ आती है उसका एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर सर्कुलर नाम की एक चीज़ होगी। उस सर्कुलर को जब क्लिक करेंगे तो उसमें जो कंपनी की कोई न्यूज़ आने वाली है वो न्यूज़ वहाँ पर सर्कुलर कंपनी की तरफ से अपलोड होता है उसके न्यूज़ लेटर के साथ में और उनके लेटर हेड के साथ। तो आप उस कंपनी की न्यूज़ को आप डायरेक्ट वहाँ पर देख सकते हैं। अब होता क्या है, सारा गेम वहीं शुरू होता है। होता क्या है, जो जिस तरीके से न्यूज़ पढ़ता है, जो जिसको मसाला मिलता है वो उठाता है और उसको सोशल मीडिया से न्यूज़ चैनल तक सब तरफ पहुंचा दिया जाता है। तो यहाँ पर ये गड़बड़ होती है। तो अगर कभी भी कोई न्यूज़ सुनते हैं या कभी भी आपको न्यूज़ कोई ढूंढनी है स्टॉक मार्केट के लिए समझना है तो BSE की वेबसाइट पर जाएँ, NSE की वेबसाइट पर जाएँ, उनके सर्कुलर वहाँ पर आप जब वेबसाइट खोलेंगे तो आपको साफ साफ सर्कुलर दिख रहा होगा, अपडेट्स दिख रहा होगा, उसको क्लिक करें। वहाँ पर जो भी कंपनी की न्यूज़ आप देख रहे हैं उसको चाहे तो उस पर सर्च भी कर सकते हैं। नहीं कुछ समझ में आ रहा तो NSE BSE सर्कुलर करके आप गूगल पे डाल दीजिए, वो सर्कुलर की ही वेबसाइट खोल के लिंक भी खोल के आपको दिखा देगा। उसको पढ़िए, समझिए और फिर देखिए कितने झूठ फैले हुए हैं इस दुनिया में। तो वो आपको बहुत बचाएगा और इस तरीके की न्यूज़ से बचेंगे। रही बात आपने जो टिप्स की कही, सबसे बड़ी टिप्स यही इस समय है कि आप स्टॉक मार्केट पर अगर निवेश कर रहे हैं तो जो पॉलिसीज़ चेंज होती हैं, जो आपके हित के लिए, जानकारी के लिए दी जाती हैं, उनको एक फॉलो करें, उनको एक बार रेगुलेटरी से देखें और किसी भी अफवाह और ऐसी न्यूज़ पे भरोसा ना करें, उसको जाकर एक बार वेरीफाई ज़रूर करें। दूसरी बात, चूँकि ये साल है, अब बजट आने वाला है, तो इन सब पे निवेश की रणनीति तो बनती है। तो मार्केट में अच्छे स्टॉक्स चूज़ करें, जैसे मैंने सेक्टर की चर्चा करी थी, उन सेक्टर्स को पकड़कर उन पे स्टडी शुरू कर दें, जिससे कि बजट से पहले इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी बना सकें और साल के 18 से 20% तो प्यार से कमा सकें। बिल्कुल, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लेकर आए। पैसा बोलता है कि इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और हमें आप अपना सजेशंस भी दे सकते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। इसके लिए हमारी ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। लड़कों आओ।